हरिद्वार एक ऐसी जगह जहां पर लोग शांति, भक्ति और गंगा जी की पवित्रता के लिए आते हैं। लेकिन इस शहर के कुछ कोने, कुछ मोड़ ऐसे हैं जहां आज भी रूहें भटकती हैं। हम सबको कभी कभी लगता है कि यार हरिद्वार जैसे शहर में डरने की क्या ही बात हो सकती है, लेकिन आज की एक कहानी सुनने के बाद आपके कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएंगे। ये कहानी है हमारे एक सब्सक्राइबर हर्षित की, और ये किस्सा उसके और उसके दोस्तों के साथ एक आप बीती घटना है। इस कहानी की शुरुआत होती है फरवरी 2024 में, जब हर्षित की फैमिली 1-1.5 महीने के लिए लखनऊ जा रही थी उसके बड़े भाई की शादी के लिए। हर्षित के भाई की शादी थी 11 मार्च 2024 को, और कोइंसिडेंटली तभी हर्षित के 12th के एग्जाम्स चल रहे थे, और इसी वजह से वो अपनी फैमिली के साथ नहीं जा पाया था। हर्षित अब अपने घर पर अकेला था, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं था जब वो अपने घर पे अकेला रुक रहा हो। उसने अपने कुछ दोस्तों को फोन किया और उनसे कहा कि मेरे पेरेंट्स घर से बाहर गए हैं, तुम सब मेरे घर पर आ जाओ, हम यहाँ पर पढ़ाई भी कर लेंगे और नाइट आउट भी हो जाएगा। शाम होती गई और हर्षित के कुछ दोस्त उसके घर पर आए, और घर पर आने के बाद इन लोगों ने वही मस्ती मजाक की, कुछ खाया पिया और काफी देर तक एंजॉय किया। यहां पर एक चीज काम करती है, इंस्टिंक्ट्स। उस दिन हर्षित के दिमाग में ऑलरेडी कुछ उलझन चल रही थी, उसे खराब वाइब्स आ रही थी और उसे बहुत ज्यादा अच्छा फील नहीं हो रहा था। हर्षित ने ये सारी बातें अपने दोस्तों को भी बताई कि उसे ठीक फील नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। तो सब दोस्तों ने कहा कि ऐसा करते हैं, हम गंगा जी चलते हैं, गंगा जी के किनारे पे बैठेंगे, वहां पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही ये तीनों दोस्त गंगा जी वाले चौराहे तक पहुंचे तो इनकी बाइक अचानक से बंद हो गई। इन लोगों ने काफी देर तक वहां पर कोशिश की, लेकिन इनकी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो फिर फाइनली इन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो यार, अब इसे घसीट करके घर तक ले चलते हैं। इन लोगों ने अपनी बाइक घुमाई, और जैसे ही बाइक का फेस घर की तरफ किया, अचानक से इन लोगों की बाइक पहली ही किक में स्टार्ट हो गई। यह चीज काफी अजीब थी, लेकिन वहां पर किसी ने इस पर ज्यादा गौर नहीं किया। ये लोग बाइक से घर की तरफ बढ़ने लगे, और अचानक से बाइक चलाते चलाते हर्षित ने बाइक की स्पीड बहुत धीरे कर दी और फिर झट से बहुत तेज भगाने लगा। थोड़ा आगे जाने के बाद उसके दोस्त हिमांशु ने उससे पूछा कि भाई तुझे भी कुछ दिखा क्या? तो सामने से हर्षित ने डरी हुई आवाज में कहा कि हाँ, वो सफेद कुर्ते वाला अजीब सा आदमी। वेद ने यहां पर कुछ भी नहीं देखा था, तो इन लोगों ने इस चीज को इग्नोर किया और ये अपने घर लौट आए। लेकिन हर्षित का दिमाग अभी भी रेस्टलेस था, और उसे वो सफेद कुर्ते वाले आदमी के विजुअल्स आ रहे थे। किसी तरह से उस रात को ये लोग सो गए, और अगले दिन सुबह सुबह हिमांशु और वेद अपने अपने घर चले गए, और अब हर्षित अपने घर पर एकदम अकेला था। हर्षित का सारा दिन बहुत ज्यादा अजीब सी फीलिंग के साथ और बहुत उलझन से भरा हुआ बीता, और फिर शाम को हर्षित ने अपने सारे दोस्तों को फोन करके फिर से अपने घर पे बुलाया और कहा कि आज फिर से मेरे घर पे नाइट आउट करते हैं और यहीं पे पढ़ाई कर लेंगे। इस रात इनका एक और दोस्त रोहित भी इनके घर पे नाइट आउट के लिए रुका था। अब जैसे जैसे रात होने लगी, हर्षित के मन का डर बढ़ने लगा, और इसके बाकी सब दोस्तों को भी थोड़ा सा अजीब महसूस होने लगा। अब हर्षित का जो घर है उसके टेरेस पर एक मंदिर बना हुआ है, तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि उस मंदिर में जाकर के एक दिया जलाते हैं, तो शायद सबको थोड़ा ठीक फील होने लगे। ये सब लोग उस टेरेस वाले मंदिर में पहुंचे, और वहां पर दिया जलाकर इन्होंने हाथ जोड़े ही थे कि इन लोगों ने कुछ अजीब सी चीज ऑब्जर्व की। इन्होंने देखा कि इनका जो दोस्त है रोहित, वो बहुत ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा है और वो बहुत ही चुप है। ये लोग उससे कुछ पूछते कि इतने में ही रोहित एकदम डरावने एक्सप्रेशंस के साथ कुछ बड़बड़ाने लगा। उसने हल्की सी आवाज में कहा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, संभल जाओ वरना सब मरोगे। अब वेद और हिमांशु दोनों गढ़वाली थे, तो इन दोनों ने अंदाजा लगाया कि शायद इस पर गढ़वाली देवता आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही वेद ने यह बात कही, कमरे के अंदर एक बहुत तेज हवा का झोंका आया और वो दिया बुझ गया। इसके बाद इस पूरे कमरे के अंदर एक फेंटेड विस्पर सुनाई दी, किसको बुलाया है तुमने? इन तीनों की रूह कांप गई और डर के मारे ये लोग उस कमरे से बाहर भाग गए। लेकिन रोहित उस कमरे के अंदर एक बुत बना हुआ बैठा रहा। उस दिन किसी तरह से ये लोग उस छत से नीचे अपने कमरे में आए और आकर के सब लोग सो गए, लेकिन रोहित वही ऊपर वाले कमरे में सोया था। अगले दिन सुबह सुबह सब कुछ नॉर्मल हो गया और रोहित को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। इनफैक्ट वो सुबह सुबह यह देख करके परेशान हो रहा था कि वो ऊपर टेरेस वाले मंदिर के कमरे में क्यों सोया हुआ था। इन सब लोगों ने इस बारे में डिस्कस किया और फिर इन लोगों ने एक कंक्लूजन निकाला कि हम लोगों को इस बात को किसी बाबा से शेयर करना चाहिए। ये लोग हरिद्वार के ही एक बाबा के पास गए और उन्हें जाकर के इन्होंने सारी बात बताई।
उन बाबा ने इन्हें अपने सामने बैठाया और कुछ देर ध्यान लगाने के बाद इन लोगों को कुछ भभूत दी और भभूत देकर के कहा कि तुम लोग कुछ दिन के लिए हरिद्वार छोड़ दो। तुम्हारे पीछे कोई और भी है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये बात जानकर सब बहुत बुरी तरह से डर गए थे और बाबा के कहे मुताबिक सब ने हरिद्वार छोड़ दिया था और सब अपने अपने रिश्तेदारों के घर चले गए थे। इधर हर्षित भी अपनी बुआ के घर ऋषिकेश आ गया था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि जिस दिन से वो ऋषिकेश पहुंचा था उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। हर दिन बुखार, वीकनेस और एक अजीब सी थकन, जैसे उसकी पूरी बॉडी किसी इनविजिबल फोर्स के कब्जे में हो। अब एक शाम हर्षित ऋषिकेश में अपनी बुआ के घर के टेरेस पर अकेला खड़ा हुआ था कि तभी उसकी नजर थोड़ी दूर खड़े एक आदमी पर गई। सफेद कुर्ता, टोपी पहने, लेकिन उसका ना तो चेहरा विजिबल था और ना ही उसके पैर जमीन पर लग रहे थे, यानी वो हवा में लटक रहा था। उसे देखते ही हर्षित का हलक सूख गया। वो बहुत बुरी तरह से डर गया, लेकिन जैसे ही हर्षित ने पलक झपकाई वो आदमी वहां से गायब हो गया। हर्षित यहां पर बहुत ज्यादा डर चुका था, तो वो अपने टेरेस से नीचे भागा और अपनी बुआ के कमरे में जाकर के सो गया। अगले दिन सुबह उठकर जब हर्षित वापस टेरेस पे आया तो उसने देखा कि वहां पर मिट्टी से उर्दू जुबान में कुछ लिखा हुआ है, जो कि उसे समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन वो एक दुआ जैसा लग रहा था। अब इन सारी चीजों की शुरुआत 20 फरवरी के आसपास हुई थी और हर्षित के एग्जाम की डेट जो आई थी वो थी 27 फरवरी से। 27 फरवरी को हर्षित वापस हरिद्वार लौटा अपने एग्जाम देने के लिए, और ताज्जुब की बात यह थी कि हरिद्वार लौटते ही उसकी तबीयत एकदम ठीक हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे हर्षित के ऊपर ऋषिकेश में कोई प्रेशर बना रहा था वापस हरिद्वार लौटने के लिए। अब यहां आकर के जब हर्षित ने अपने सारे दोस्तों से बात की तो मालूम हुआ कि सबके साथ ऐसा ही हो रहा था। सबकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही थी और सबको कहीं ना कहीं कभी ना कभी उस सफेद कुर्ते वाले आदमी की झलक दिखाई दी थी। अब 27 फरवरी को इन लोगों ने अपना पहला एग्जाम दिया और एग्जाम दे करके यही डिसाइड हुआ कि सब लोग हर्षित के यहाँ पर रुकेंगे, क्योंकि वो घर पर अकेला है और उसके घर पर सबकी एक साथ में पढ़ाई भी हो जाती है। अगली रात को ये सब लोग वहां पर पढ़ रहे थे और हर्षित अपने किचन में मैगी बनाने के लिए गया हुआ था। मैगी बना करके जब वो वापस अपने कमरे में लौट रहा था तो उसकी यूं ही घूमते फिरते नजर अपने हॉल के मिरर पर पड़ी और यहां पर कुछ फिर से बहुत ही ज्यादा अजीब हुआ। हर्षित को मिरर में खुद की रिफ्लेक्शन नहीं, बल्कि वो सफेद कुर्ते और टोपी पहने आदमी की झलक दिखाई दी, और ऐसा होते ही चंद सेकंड्स के बाद वो शीशा अपने आप टूट गया, जैसे किसी ने उसे बहुत जोर से पीछे से पंच किया हो। ऐसा होते ही हर्षित बहुत बुरी तरह से कांप गया और वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर के लाइट ऑन करके सो गया। इसके अगले दिन इन लोगों ने एग्जाम दिया और उस दिन कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई साया, ना कोई नेगेटिविटी और ना ही कोई मन का डर। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। लेकिन अगली रात हर्षित अपने घर के टेरेस पे खड़ा हुआ था और हिमांशु नीचे किचन में मैगी बना रहा था, तो ऊपर खड़े खड़े हर्षित को अचानक से एक अजीब सी फीलिंग आई। उसे अचानक से ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। किस तरफ से, कहां से, कुछ भी श्योर नहीं था, लेकिन सिर्फ एक मन की फीलिंग थी जैसे कोई टकटकी लगाए सिर्फ उसे ही देख रहा हो। हर्षित यहां पर काफी ज्यादा घबरा गया और वो चुपचाप अपने टेरेस से नीचे आ गया। नीचे आकर के सब लोग उसने देखा कि अपने रूम में बैठ करके पढ़ रहे हैं, तो वो किचन में हिमांशु को देखने के लिए चला गया कि उसने मैगी कितनी बना ली है। यहां पर हर्षित की नजर जब हिमांशु पर पड़ी तो वो दंग रह गया। हिमांशु का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अजीब हो गया था। उसकी आंखें लाल थी, पैर जमीन पर घसीटता हुआ वो हर्षित की ओर बढ़ रहा था और वो उससे कह रहा था कि तूने मुझे बचाया क्यों नहीं? तूने मुझे गंगा में डूबते हुए देखा था, तूने मुझे बचाया क्यों नहीं? क्या तू जानता है मैं कहां से आया हूं? हर्षित का यहां पर हलक सूख गया था, उसकी धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो गई थी और वो डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया था। उसे यहां पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और फिर एक चीज जो उसे समझ में आई, उसने बहुत जोर जोर से वहां पर हनुमान चालीसा पढ़नी स्टार्ट की, जिसके बाद हिमांशु भी अपना सर पकड़कर वहां पर जोर से चिल्लाने लगा और फिर कुछ देर के बाद नॉर्मल हो गया। यहां पर हर्षित डिसाइड कर चुका था कि इस एग्जाम के बाद वो अगले दिन अपने पेरेंट्स के पास लखनऊ चला जाएगा। अगले दिन जैसे इन लोगों ने अपने स्कूल में एग्जाम दिया, एग्जाम के जस्ट बाद हिमांशु उसके पास आया और हिमांशु ने कहा कि भाई थैंक यू यार, कल मुझे छत पर कोई खींच करके ले गया था और तू मुझे वहां से बचा लाया, बहुत बहुत शुक्रिया। हर्षित को यहां पर कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन उसने ऐसा ही रिएक्ट किया कि उसे सब कुछ पता है और उसने हिमांशु से कुछ भी नहीं पूछा। अगले एग्जाम से एक दिन पहले एक और बहुत टेरिफाइंग इंसिडेंट हुआ।
हर्षित अपने वॉशरूम में अपना फेस वॉश कर रहा था कि अचानक से किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा। जब हर्षित ने पीछे मुड़ करके देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन इसके बाद अजीब चीज जो हुई वो ये थी कि उसके चेहरे से जो पानी की ड्रॉप्स गिर रही थी वो एक बहुत ही अजीब से पैटर्न से गिर रही थी, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उन ड्रॉप्स को कंट्रोल कर रहा हो। ये सब चलते चलते कुछ एग्जाम हो गए थे और अब आता है 11 मार्च, जब हर्षित को अपने भैया की शादी पर जाना था। उसने 10 मार्च की ट्रेन से रिजर्वेशन कर रखा था जिससे उसे लखनऊ पहुंचना था, लेकिन कोई था या कहूं कि कुछ था जो हर्षित को वहां पर पहुंचने नहीं देना चाहता था, या वो नहीं चाहता था कि हर्षित किसी भी तरह से हरिद्वार छोड़ करके जाए। उस दिन हर्षित की ट्रेन मिस हो गई। किसी तरह से उसने मुश्किल से दूसरी ट्रेन पकड़ी तो उस ट्रेन में उसका वॉलेट चोरी हो गया। लखनऊ पहुंचने के बाद जिस बस से वो वेन्यू पर जा रहा था उस बस का टायर पंक्चर हो गया, लेकिन किसी तरह से 11 तारीख की शाम तक हर्षित अपने भैया की शादी पर पहुंच गया था। उसके बाद अगले दिन वो वापस से हरिद्वार आ गया क्योंकि 13 तारीख को उसका लास्ट एग्जाम था। अब लास्ट एग्जाम देने के बाद उसने सोचा कि यार इस एग्जाम के बाद तो सब लोग अलग अलग हो जाएंगे, पता नहीं कौन सा दोस्त कब मिलेगा, तो उसने अपने बाकी के दोस्तों को भी अपने घर पे इनवाइट किया और एक और नाइट आउट का प्लान किया। इन दोस्तों में एक दोस्त इंद्र भी था जो कि बहुत ज्यादा मजाकिया था और वो हर चीज को मजाक में उड़ा देता था। वो मजाक मजाक में टीवी में भूत वाली रिंगटोन्स चला रहा था और इन सबको छेड़ रहा था कि देखो भूत आ गया, तुम्हारे पीछे ही खड़ा है। ये सब लोग इस बात पर काफी ज्यादा हंस तो रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर ये बहुत ज्यादा नर्वस भी थे। अब उस रात हर्षित जल्दी सो गया था क्योंकि वो एक रात पहले ही वापस लौट करके आया था और वो काफी ज्यादा थका हुआ था। रात के करीब 2:30 बजे हर्षित की नींद खुलती है और वो देखता है कि सामने सोफा पर लेटा उसका दोस्त हिमांशु उसे घूर रहा है। काफी कोशिश करने के बाद भी हर्षित का आई कांटेक्ट उससे छूट नहीं पा रहा था। हिमांशु की आंख लाल थी और फिर वो उर्दू जुबान में कुछ बड़बड़ाता हुआ उस सोफा से खड़ा हुआ और फिर जमीन पर पांव घसीटता हुआ हर्षित की ओर बढ़ने लगा। हर्षित यहां पर बहुत ज्यादा डर गया और फिर वो जोर से चिल्लाया जिससे उसके सारे दोस्त वापस कमरे में आ गए और ये होते ही हिमांशु वहां पर बेहोश हो गया। कमरे में आकर सब लोगों ने हिमांशु को जब बेहोश देखा तो वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा वरीड थे, लेकिन फिर हर्षित ने जब उन्हें वो बात बताई तो सब बहुत ज्यादा डर गए। अब ये सब कुछ चल ही रहा था कि अगले 5 मिनट के बाद हिमांशु वापस से होश में आ गया और लाजमी सी बात है कि उसे कुछ भी याद नहीं था। अब अगली सुबह 14 तारीख को हर्षित को फिर से लखनऊ जाना था अपने पेरेंट्स के पास, लेकिन पता नहीं कैसे उसकी कंफर्म टिकट्स अपने आप कैंसिल हो गई। हर्षित ने सोचा कि चलो छोड़ो यार, वैसे भी 18 तारीख को मेरे पेरेंट्स आ ही जाएंगे तो क्यों ना मैं अपने आगे की नीट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दूं। लेकिन इन सब से पहले एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी थी। ये सब दोस्त इकट्ठे होकर के एक बाबा जी के पास पहुंचे। उन बाबा जी ने जब पूजा स्टार्ट की तो कुछ देर के मंत्र उच्चारण करने के बाद और ध्यान लगाने के बाद हकीकत सामने आई जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। उन्होंने बताया कि हिमांशु के अंदर एक आदमी का साया है, उसी सफेद कुर्ते वाले आदमी का साया। उन्होंने बताया कि ये एक मुस्लिम आदमी था जो कि आज से 2 साल पहले गंगा जी में डूब करके मर गया था। उस समय उसका शरीर पोलियो की वजह से बहुत ही ज्यादा कमजोर था और वो अपने आप को बचा नहीं पाया था और तभी से वो आत्मा, वो साया वहां पर किसी जिंदा जिस्म की तलाश में घूम रहा है। इसके बाद इन बाबा ने हिमांशु को अपने सामने बैठा करके एक पूजा की जिसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन इस इंसिडेंट के दौरान जितनी भी चीजें हुई थी वो सब कुछ हर्षित ने अपने फोन में रिकॉर्ड की थी। लेकिन इस पूजा के 2 दिन बाद हर्षित का फोन अचानक से गायब हो गया। हर्षित एकदम श्योर था कि उसका फोन कहीं पर गुम नहीं हुआ है, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। लेकिन इसके कुछ समय बाद इसके दोस्तों के फोन में भी वीडियोस अपने आप डिलीट होने लगी, वॉइस डिस्टॉर्ट होने लगी, फाइल्स मिसिंग हो गई और तब जाके सबको यकीन आया कि हर्षित का फोन गुम नहीं हुआ है, कहीं गायब हो गया है। उस दिन के बाद हर्षित का कहना है कि वो जब भी गंगा जी के किनारे घूमता है तो उसे ऐसा लगता है कि हवा का झोंका उसके एकदम कान के पास आकर के उसका नाम पुकारता है। लेकिन उस समय हर्षित अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि शायद वो जानता है, उसका ऐसा मानना है कि वो जो साया है आज भी अपने अगले टारगेट की तलाश में है। अब ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई ये सारी हर्षित के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, लेकिन उसका कहना है कि उसके दोस्तों के साथ भी बहुत ही ज्यादा डरा देने वाले इंसिडेंट्स हुए हैं। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, हाइप कर दें और अपने कमजोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दें।
चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लो, वहां पर एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो का Spotify एक्सपीरियंस भी अब अवेलेबल है, तो आप वहां जाकर के भी हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा। हर हर महादेव।